बेटे ने हड़पी बूढ़े माँ बाप की जायदाद। अरे माँ, तुमसे नैना ने कहा था ना कि बाबूजी को लेकर यहाँ से चले जाना, अभी तक नहीं गई। अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। यह घर, जमीन, जायदाद सब अब मेरे नाम है। तुम्हारा और बाबूजी का अब यहाँ कोई काम नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। बेटा, तेरे बाबूजी को तो तुझसे कोई उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन तू ऐसा करेगा, अपने ही माँ बाप को उन्हीं के घर से निकाल देगा, उनकी जायदाद धोखे से हड़प लेगा। मुझे ये सब की उम्मीद नहीं थी। एक बार को बहू ऐसा करे तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन तू सगा बेटा होके भी हमें घर से निकाल रहा है। तुझे तो बेटा कहने में भी शर्म आ रही है। तभी वहाँ सत्यदेव जी आ जाते हैं और अपनी पत्नी कमला देवी से बोलते हैं, तुम क्यों इससे बात करके अपने आप को दुख दे रही हो? जब इसे अब तक अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ तो तुम्हारे कहने भर से क्या हो जाएगा। चलो हम चलते हैं यहाँ से। जहाँ हमारी कोई कद्र नहीं, वहाँ रुककर क्या करें। फिर सत्यदेव जी कमला देवी जी का हाथ पकड़कर वहाँ से चले जाते हैं और उनका बेटा मनोज यह सब देखकर खुश हो रहा होता है। सत्यदेव जी और कमला देवी चलते चलते आपस में बातें करते हैं कि ना जाने हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई जो हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। ऐसे ही वह दोनों बातें करते करते अपने पुराने ख्यालों में खो जाते हैं। वे याद करते हैं कि उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, फिर भी अभी तक उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। वह बहुत परेशान रहते थे। उनके पास जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, कहने को तो सब था, पर जो चाहिए था वो नहीं था। बहुत पूजा पाठ मिन्नतों के बाद उनके घर में एक लड़का हुआ, जिसे दोनों ने हमेशा अपनी सर आंखों पर रखा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसकी आदतें बिगड़ती गईं। वो वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा सत्यदेव जी और कमला देवी जी चाहते थे। वो बस यूं ही आवारा लड़कों की तरह घूमता रहता, कोई काम न करता, बस अपने पिता के पैसों को फिजूल में उड़ाता रहता। उससे सत्यदेव जी और कमला देवी जी बहुत परेशान रहने लगे। फिर एक दिन कमला देवी जी ने सत्यदेव जी से कहा कि क्यों ना हम लोग मनोज के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दें। वैसे भी अब उसकी उम्र भी हो गई है। सत्यदेव जी ने कहा, अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम जानती हो ना कि हमारा लड़का कैसा है, फिर भी तुम एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। इसमें ज़िंदगी बर्बाद की कोई बात नहीं है। शादी होगी तो शादी के साथ नई जिम्मेदारियां आने से वह सुधर जाएगा। सत्यदेव जी ने बहुत मना किया, लेकिन कमला देवी जी के जोर देने पर वो मान गए। और फिर कुछ समय बाद नैना नाम की एक सुंदर सुशील लड़की से उसकी शादी करा दी। लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। शादी के बाद भी मनोज में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। उसे अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी ख्याल नहीं था। कभी कभी नैना उसे समझाने की कोशिश करती तो वो उस पर भी हाथ उठा देता। सत्यदेव जी गांव के बहुत अमीर आदमी थे। उनके गांव में कोई अच्छा अस्पताल नहीं था। कुछ छोटी मोटी दुकानें थीं जिनमें ही डॉक्टर मरीजों को देखते थे। कोई सुख सुविधा भी नहीं थी। तो सत्यदेव जी अपनी जीवन की सारी कमाई को एक अच्छा सा सभी सुख सुविधाओं वाला अस्पताल बनाने में लगाना चाहते थे। लेकिन यह बात जब मनोज को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में अपने पिताजी के पास गया और बोला, बाबूजी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप सारे पैसे एक अस्पताल बनाने में लगाना चाहते हैं? हाँ, तुमने सही सुना है। तो मेरा क्या होगा? क्या आप भूल गए हैं कि आपका एक बेटा भी है, जिसका कि आपकी जायदाद पर उतना ही हक है जितना आपका? आपके बाद यह सब मेरा ही तो है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकिन सत्यदेव जी उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि उन्होंने तय कर लिया है कि वह अस्पताल बनाकर ही रहेंगे। इतना सब सुनकर मनोज वहाँ से गुस्से में चला जाता है। उसी रात को कमला देवी जी सत्यदेव जी से कहती हैं, आपको नहीं लगता कि आप यह सब गलत कर रहे हैं? आखिर जैसा भी है तो हमारा बेटा ही। क्या आप उसको कुछ भी नहीं देंगे? सत्यदेव जी कहते हैं, मुझे पता है कि यह बहुत मुश्किल फैसला है, लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि हमारा बेटा अपना नाम कमाए, उसकी भी समाज में कुछ इज्जत हो। अगर हम उसे ये सब दे देंगे तो उसका तो कुछ करने का मन ही नहीं होगा। और हाँ, मैं सब कुछ अस्पताल में ही नहीं लगाने वाला हूँ, उसके लिए भी छोड़ूंगा। आखिर मैं भी उसका बाप हूँ, मुझे भी उसकी फिक्र है। दोनों ऐसे ही बात करते करते सो जाते हैं। अगले दिन से मनोज के व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है।
वह सबसे अच्छे से बात करता है और माँ से बोलता है कि माँ, मैं आज शहर नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, शाम तक ही आऊँगा। उसकी माँ यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज से पहले जब भी उसके माता पिता उससे नौकरी की बोलते थे तो वह उन पर चिल्लाकर वहाँ से चला जाता था, परंतु आज वह खुद नौकरी की तलाश में शहर जा रहा था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मनोज अपने कामों से सबका दिल जीत लेता था और वह धीरे धीरे वैसा बेटा बनने की कोशिश करने लगा जैसे बेटे की कल्पना सत्यदेव जी और कमला देवी जी ने की थी। कुछ दिन बाद मनोज सत्यदेव जी के पास कुछ पेपर्स लेकर जाता है और कहता है कि आपने जो श्यामू भैया से पेपर्स तैयार करने के लिए कहा था वो तैयार करके मैं ले आया हूँ। वो बोल रहे थे कि आपके साइन करवाकर उन्हें वापस दे दूँ। हाँ, मैं अभी साइन करता हूँ और श्यामू को बोलना यह जल्दी ऑफिस में दे आए, क्योंकि अस्पताल बनाने के लिए पहले सरकार की अनुमति भी तो आवश्यक है, इसलिए ये जल्द से जल्द जमा कर आए। मनोज बोलता है, ठीक है बाबूजी, मैं उनसे बोल दूंगा। सत्यदेव जी के साइन करने के बाद वह उन पेपर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद वो घर लौटकर आता है तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। वह पहले की तरह ही बर्ताव करने लगता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर हल्ला गुल्ला करने लगता है। तो कमला देवी जी आकर उन पर चिल्लाती हैं और यह सब करने से मना करती हैं। तो मनोज कहता है, यह मेरा घर है और मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? तुम्हारे बाबूजी को पता चल गया ना तो तुम्हारे इन सारे दोस्तों को घर के बाहर कर देंगे। क्या घर के बाहर? वो भी मेरे दोस्तों को? क्यों ना इससे पहले मैं ही आप दोनों को घर के बाहर कर दूं? क्या ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। तभी वहाँ नैना आ जाती है। वह मनोज के सभी दोस्तों को अभी वहाँ से जाने के लिए बोलती है और माँ जी से बोलती है, आप अभी शांत हो जाएं माँ जी, मैं इनसे बात करती हूँ। अभी आप अपने कमरे में जाइए, आपकी दवाई का भी समय हो गया है, आप अभी आराम करिए। कमला देवी जी के जाने के बाद नैना मनोज को लेकर कमरे में जाती है और कहती है, आप बाहर यह सब क्या बोल रहे थे? आपको पता भी है बाबूजी को पता चला ना कि आप माँ जी से ऐसे बात कर रहे थे, तो कहीं ऐसा ना हो वो आपको और मुझे ही इस घर से बाहर कर दें। वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये घर और बाकी सारी चीज़ें जिन पर बाबूजी का हक था अब वो मेरी हैं। बाबूजी ने वो मेरे नाम कर दी हैं और हाँ, अब उनका हुक्म इस घर पर नहीं चलेगा। उनसे जाकर बोल दो कि वो दोनों कल ही मेरे घर से चले जाएं। ये आप क्या बोल रहे हैं? घर आपके नाम है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है, मैंने बाबूजी से दूसरे पेपर्स बोलकर इन पर साइन ले लिया। अब ये घर मेरा है, मेरा। और तुम जाओ, उन्हें बोल दो अपना सामान पैक कर लें, क्योंकि कल उन्हें यह घर छोड़कर जाना जो है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो आपके माँ बाबूजी हैं, उन्हें ही घर से निकाल रहे हैं। मनोज कहता है, तुम ज्यादा उनकी वकील बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारा भी मन है जाने का तो तुम शौक से जाओ, लेकिन वो अब यहाँ नहीं रहेंगे। नैना माँ बाबूजी के कमरे में जाकर उन्हें सारी बात बताती है। क्या बोल रही हो बहू? धोखे से घर अपने नाम कर लिया और हमें जाने को बोल रहा है? हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? कमला देवी जी बोलती हैं, हमारा बेटा इतना गिरा हुआ निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। अपना सामान पैक कर लो मनोज की माँ, कल अपना दूसरा ठिकाना ढूंढना है। सत्यदेव जी बोलते हैं। नैना ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मगर कमला देवी जी ने उसे रोक दिया। अगले दिन वह दोनों घर से अपना सामान लेकर चले जाते हैं। वह दोनों वहाँ से सत्यदेव जी के बचपन के मित्र दीनानाथ जी के यहाँ चले जाते हैं। वो उन्हें सारी बात बताते हैं। दीनानाथ जी कहते हैं, यार तू चिंता मत कर, मैं एक वकील को जानता हूँ, वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम कल उससे मिलने चलेंगे। तुम लोग अभी आराम कर लो और हाँ, अपना ही घर समझना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बोल देना। सत्यदेव जी दीनानाथ जी से गले लगकर अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। फिर अगले दिन सत्यदेव जी और दीनानाथ जी वकील से मिलने उसके घर जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। वकील कहता है कि यह मामला तो बड़ा पेचीदा है, उसके पास आपके साइन किए हुए पेपर्स हैं, हम कर भी क्या सकते हैं? संभावनाएं तो मुश्किल लग रही हैं, परंतु फिर भी मैं उसके खिलाफ एक केस फाइल कर देता हूँ। अब इसका फैसला तो कोर्ट में ही होगा। लेकिन सत्यदेव जी को डर था कि उनके पास तो
कोई भी सबूत नहीं है, वो केस कैसे जीतेंगे। फिर उन्हें एक उपाय सूझता है। वो अपनी बहू को मदद के लिए बुलाते हैं और बहू से कहते हैं, तुम्हें मनोज को अपना जुर्म कबूल करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। तुम मुझसे बातों बातों में वो सारी चीज़ें पूछ लेना जो उसने तब की थी और उसे रिकॉर्ड कर लेना। फिर हमारे पास सबूत होगा और हम केस जीत जाएंगे। नैना बाबूजी की बात मानकर ठीक वैसा ही करती है जैसा उन्होंने कहा था। वह कमरे में एक कैमरा लगा देती है और मनोज के आने पर पहले तो इधर उधर की बातें करती है और फिर धीरे धीरे उससे उसका जुर्म कबूल करवा लेती है। अगले दिन जाके नैना वो रिकॉर्डिंग बाबूजी को दे देती है और कोर्ट की तारीख होने पर सत्यदेव जी उस रिकॉर्डिंग को सबके सामने दिखा देते हैं, जिससे वो उस केस को जीत जाते हैं और मनोज को पुलिस पकड़कर ले जाती है। उस वक्त सत्यदेव जी मनोज से कहते हैं कि बेटा, गलत तरीके से पाई हुई कोई भी चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती। इसके बाद सत्यदेव जी अपनी पत्नी कमला देवी जी और बहू नैना के साथ अपने घर में आराम से रहने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।